नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इस्माइल में। आज हम अपने पंक्चुएशन टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पंक्चुएशन होता क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब हम किसी टेंस को लिखते हैं तो उसमें उचित विराम चिन्ह यानी कि आपका फुल स्टॉप, आपका कॉमा, है ना, इनका उचित प्रयोग क्या होता है, उसे ही पंक्चुएशन कहते हैं। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग को क्या कहते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं। कि अगर कोई टेंस लिखा है तो कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। तो ये सब क्या होता है आपका, इसे ही पंक्चुएशन कहते हैं। ये पंक्चुएशन आपका यूपी बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 या 2 मार्क हर साल आते ही हैं, है ना। कन्फर्म है, आपके 1 या 2 मार्क हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि इसके बाद आपको पंक्चुएशन में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें पंक्चुएशन की नीड क्यों हुई, है ना। तो देखिए, आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। अब आप बताओ इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब है कि आप अपनी फैमिली और कुत्ते को पका रहे हो, है ना। आप अपनी फैमिली और कुत्ते को पका रहे हो, मैं अपनी फैमिली और कुत्ते को पका रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें क्या है, इसमें पंक्चुएशन की कमी है। इसमें क्या एक भी पंक्चुएशन लगा है क्या, कहीं पे कॉमा, फुल स्टॉप या कोई भी पंक्चुएशन लगा है, नहीं लगा है। तो इसलिए ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग है ना। अब इसका सही क्या होगा, जिससे इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो एकदम अच्छे से आए, है ना, हमें समझ में आए। तो इसका सही मतलब क्या होगा, आई लव, आई हमेशा बड़ा बनता है, ठीक है। आई आपका हमेशा बड़ा बनता है चाहे जहाँ पर हो। आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद है, मतलब मैं कुकिंग से प्यार करता हूँ। दूसरा कॉमा, माई फैमिली, मेरी फैमिली से प्यार करता हूँ। एंड माई डॉग, और अपने डॉग यानी कि कुत्ते से प्यार करता हूँ, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि मैं कुकिंग से यानी कि खाना पकाने से प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ और अपने कुत्ते से प्यार करता हूँ। यही होता है पंक्चुएशन का यूज। बिना पंक्चुएशन के किसी भी टेंस का सेंस बिल्कुल अलग बन सकता है ना, उसका सेंस ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं तब सेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है ना। तो अब हम एक एक करके सारे अपने जो पंक्चुएशन मार्क हैं उनको समझेंगे कि कौन कौन से हमारे पंक्चुएशन मार्क हैं। सबसे पहला है हमारा क्या, फुल स्टॉप। पहले हम ब्रीफली समझ लेंगे, है ना, जल्दी से समझ लेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हमारा फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ होता है, हमारे फुल स्टॉप का यूज़ सेंटेंस के एंड में होता है। यानी कि जब कोई सेंटेंस समाप्त होता है तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं। अच्छा, फुल स्टॉप का मार्क कौन सा होता है, फुल स्टॉप का मार्क ये होता है ना। इस मार्क को हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब सेंटेंस समाप्त हो गया है ना। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है कॉमा। कॉमा ये हम बिल्कुल आसानी से, देखिए छोटे छोटे पार्ट में हम समझ रहे हैं, उसके बाद हम आपको रूल भी दिखाएंगे कि रूल क्या होता है इनका। कॉमा कहाँ पर लगता है, कॉमा किसी लिस्ट को, लिस्ट मतलब किसी लिस्ट में एक से अधिक चीज़ें हैं, है ना, तो उनको अलग करने में, क्लॉजेस को अलग करने में इनका यूज़ होता है। किसका, कॉमा का। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ होता है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ प्रश्न पूछने में होता है, प्रश्न पूछने में होता है, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न पूछने में होता है। जैसे फुल स्टॉप का हम एक टेंस देखें, आई एम रीडिंग अ बुक, रुक गए हम, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, अब हमने लगाया फुल स्टॉप, है ना। ऐसे ही हम कॉमा का यूज कहाँ करेंगे? आई हैव कार, और क्या है मेरे पास? मोटरसाइकिल, और क्या है मेरे पास? बाइसिकल, है ना। ये सब क्या है आपके? ये सब जो है आपके कॉमा का यूज है। इसमें एक से अधिक चीजों को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब करते हैं? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम कब करते हैं? प्रश्न पूछने में करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या है? अगला है हमारा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना। ये मार्क कैसा होता है? ये मार्क हमारा ऐसे लगता है, ठीक है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने में। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? वाओ, वाओ, दिस इज अमेजिंग, वाओ दिस इज अमेजिंग, यानी कि वाह यह कितना अमेजिंग है, ये यहाँ पे लगा। ये हमारे हार्ट की क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। जब हम किसी बहुत ही अच्छी चीज को देखते हैं तब हमारे मन से क्या निकलता है? वाओ। या किसी बहुत बुरी चीज को देखते हैं, एलास, तब यहाँ पर क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अगला क्या है हमारा? अगला है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी एक ऐसा आपका मार्क है जो आपके कॉमा के जैसा ही होता है, बस इसमें अंतर क्या है? कॉमा आपका नीचे लगता है और ये अपॉस्ट्रॉफी आपका ऊपर लगता है। ये क्या होता है? अपॉस्ट्रॉफी पोजीशन, पोजीशन, ठीक है ना, एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। पोजीशन क्या होता है? किसी दो चीजों के बीच में जब हम संबंध बताते हैं तब उसे पोजीशन कहते हैं। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है? किसी संक्षिप्त रूप को कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे पोजीशन मतलब संबंध, जैसे मोहन अपॉस्ट्रॉफी कमाएस, अपॉस्ट्रॉफी कमाएस मोहन्स फादर। अब मोहन का संबंध इस अपॉस्ट्रॉफी के लिए इनके साथ फादर यानी कि मोहन के पिता, है ना। ये जो फादर है और ये अपॉस्ट्रॉफी कमाएस, ये दिखाता है कि ये क्या है? मोहन के फादर हैं। संक्षिप्त रूप जैसे कि हम आप लोगों ने लिखा देखा होगा, जैसे डोंट, है ना, डोंट अपॉस्ट्रॉफी लिखा है और उसका डोंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? डू नॉट, है ना। तो अपॉस्ट्रॉफी का यूज केवल दो ही जगह होता है, या तो पोजीशन दिखाने के लिए या तो कंस्ट्रक्शन यानी कि संक्षिप्त रूप को दिखाने के लिए, ठीक है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है क्विटेशन मार्क। क्विटेशन मार्क ये क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे करके जब हम दो चिन्ह लगाते हैं उसके बाद बीच में कुछ लिखा होता है, फिर उसके बाद हम दो चिन्ह लगाते हैं, उसे ही क्विटेशन मार्क कहते हैं। इसका प्रयोग किसमें होता है? इसका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में होता है। किसमें होता है? डायरेक्ट स्पीच में, या किसी क्विटेशन को लिखने में होता है। जैसे किसी लेखक ने, किसी पोएट ने कोई लाइन कह दी तो हम उसको क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, यानी कि क्विटेशन मार्क में लिखेंगे, ठीक है। क्विटेशन मार्क में समझ में आया? जैसे मैंने कहा कि राम सेज सीता इज इल, है ना, सीता इज इल, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच हो गई। जैसे कोई कोटेशन हम कह दें, ऑनेस्टी, ऐसे ऑनेस्टी इज
द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति होती है। तो इसको ये क्या है, ये कोट है, किसी ने कही है ये कोट, इसलिए हम इसे इन्वर्टेड कॉमा यानी कि आपके कोटेशन मार्क में लिखते हैं। तो ये आपका हो गया पंक्चुएशन का शॉर्ट आपका तरीका। ठीक है, पंक्चुएशन को समझने का आपका शॉर्ट तरीका। यही आपके इतने ही आपके जो है कोट मार्क हैं, पंक्चुएशन के मार्क हैं जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे मार्क होते हैं, जैसे कॉलन, सेमी कॉलन, ये लेकिन इन सब का यूज़ हमें आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं देखने को मिलता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल इतने ही आपके मार्क पूछे जाते हैं, और इन मार्क को कैसे यूज़ करना होता है अब हम आपको उसके रूल्स बताएंगे, है ना। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, पंक्चुएशन में सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है किसका, कैपिटल लेटर का। कैपिटल लेटर पंक्चुएशन की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी कैपिटल लेटर्स का यूज़ हमें पढ़ाना सिखाया जाता है, क्योंकि जो आपके कैपिटल लेटर्स होते हैं ना, उनका सही से ही यूज़ आपको करना होता है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि आई वाज इल। अब आपका ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आई जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर के कुछ हम आज आपको यूज़ बताएंगे कि कैसे आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। कैपिटल लेटर्स में हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक सेंटेंस का, जो प्रत्येक आपका सेंटेंस होता है, आप कोई भी सेंटेंस बनाएं, उसका जो पहला अक्षर होता है, उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस है और इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, ABCD में हमारा जो ABCD जो ऐसी होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कैपिटल लेटर होती हैं, है ना, कैपिटल लेटर होती हैं। और जो छोटी वाली ABCD होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, स्मॉल लेटर होती हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। चलिए, अब हमारा दूसरा जो कैपिटल लेटर का रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी पोएम हो, है ना, कोई भी पोएम हो, किसी भी पोएम का पहला अक्षर और उसकी हर लाइन का, पोएम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर, है ना, प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर। कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर या पोएम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, है ना, ये तो आपकी सबसे फेवरेट पोएम है ना, ये सबको याद ही होगी, है ना, क्योंकि ये हमारी फेवरेट पोएम होती है। तो ये क्या है, कोई भी पोएम हो उसका आपको क्या करना है, हर लाइन का पहला अक्षर जो है आपको कैपिटल लेटर में ही रखना होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला रूल क्या कहता है। अगला रूल हमारा कहता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी विशेष चीज को इंडिकेट करता है। प्रॉपर नाउन तथा प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर जो होता है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे दिल्ली is the capital of India। अब यहाँ पे दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है। दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इंडिया किसी एक विशेष देश का नाम है और दिल्ली किसी एक विशेष शहर का नाम है, सिटी का नाम है। तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ हमारा रूल क्या कहता है
कि जो आपका प्रोनाउन आई होता है, आपका प्रोनाउन आई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे जहाँ पे उसका प्रयोग हो। और एक आपका इंटरजेक्शन होता है ओ। क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है ओ। इसका प्रयोग भी आपको क्या करना होता है? हमेशा कैपिटल में ही करना होता है। समझ में आया? देखिए आई एम टीचिंग यू। आई हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना। और हमारा अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है कि जो हमारे गॉड है ना, गॉड हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनके गॉड के सभी नाम, गॉड के जितने भी नाम हैं, उनका पहला अक्षर भी नामों के पहले अक्षर को हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे गॉड, गॉड का पहला जी हमेशा बड़ा होता है। गॉड चाहे टेंस के बीच में आए, लास्ट में आए, शुरुआत में आए, हमेशा बड़ा होता है गॉड। गॉड को और किस नाम से जानते हैं हम इंग्लिश में? हेवनली, है ना। गॉड को हम और किस नाम से जानते हैं? फादर। गॉड को हम फादर भी कहते हैं, है ना। जैसे हमने लिखा कि गॉड इज ग्रेट। गॉड क्या है? गॉड इज ग्रेट, गॉड महान है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा गॉड का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। चलिए, और अगला हमारा क्या है? जैसे आपके मंथ है ना, मंथ हो गया, आपके डेज हो गए, इनके नाम का पहला अक्षर, ठीक है। और बुक्स, कोई भी बुक है उसके नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। के नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और देखिए, जो आपके जाति हैं, जाति है ना, धर्म, राजनीतिक दल, इन सब के नामों के जो पहले अक्षर होते हैं वो हमेशा बड़े होते हैं। जैसे हिंदू है ना, हिंदू। और जैसे रेड क्रॉस, रेड क्रॉस। और जैसे हमारा कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, ये सब क्या है आपका? ये आपके जाति, धर्म, राजनीतिक दल। और जैसे कोई समाचार पत्र है ना, जैसे कोई समाचार पत्र है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स। तो इन चीज़ों के क्या होते हैं? हमेशा जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है, यानी कि कैपिटल लेटर में होता है। और लास्ट हमारा क्या है? जैसे कोई गद्य है ना, कोई प्रोज या पोएम, इन सब के जो हेडिंग होते हैं, के हेडिंग के सभी शब्दों के एक हेडिंग में जितने भी शब्द हैं उनके पहले अक्षर हमेशा क्या होते हैं? कैपिटल लेटर में होते हैं। जैसे मैंने कहा आपका द इंचेंटेड पोल है ना, द इंचेंटेड पोल, ये क्या है आपका? ये आपके एक पार्ट का नाम है ना, लेसन का नाम है जो आपके हाई स्कूल में था। उसमें क्या है? द इंचेंटेड पोल। ये आपके क्या है? ये आपके सारे जो हेडिंग है ना, इसमें सारे जो आपके वर्ड्स हैं इनका फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल लेटर है, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम क्या है? रूल्स समझेंगे, सारे रूल्स को समझेंगे कि फुल स्टॉप कहाँ पर लगता है, आपका कॉमा कहाँ पर लगता है ना। देखिए, फुल स्टॉप लगाने के सामान्य नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, वाक्य डिक्लेरेटिव और इम्परेटिव की समाप्ति पर जहाँ अधिक रुकना पड़ता है, जहाँ पर हमें अधिक रुकना पड़ता है वहाँ फुल स्टॉप लगाया जाता है। डिक्लेरेटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे आई सा अ ब्लाइंड मैन इन द रोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग गया? आपका लग गया फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा क्या है? संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में फुल स्टॉप लगता है। कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जैसे MA है ना, MLA, PhD, AK शरण,
है ना। ये किसी व्यक्ति का नाम है ए के शरण, तो इनमें हमें क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, जिससे ये पता चले कि ये अक्षर क्या है, संक्षिप्त हैं और इनका विशेष अर्थ है। जैसे एमए का मतलब क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना। देखिए इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं क्योंकि इन्हें फुल स्पेलिंग माना जाता है। अब ये देखिए मिस्टर, ये है, देखिए आधा ये तो लिखा है, मिस्टर की ये पूरी स्पेलिंग तो है नहीं, लेकिन इन्हें इंग्लिश में क्या है, इन्हें इंग्लिश में फुल स्पेलिंग माना जाता है और इनके लिखते समय फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा कॉमा। कॉमा कहाँ लगता है, जहाँ कम रुकना हो, अर्थात जहाँ शॉर्टेस्ट पॉज हो। दूसरे शब्दों में एक ही वाक्य में शब्दों की सीरीज को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग होता है। यही तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट में समझाया था कि जब लिस्ट को किन्हीं शब्दों की सीरीज को अलग करना होता है तब वहां पर क्या होता है, कॉमा का यूज होता है। जैसे ही रोट हिज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। ठीक है, उसने अपनी एक्सरसाइज को लिखा, कैसे लिखा, नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज की जो विशेषताएं हैं उनको क्या है, कॉमा से अलग किया गया है। ठीक है, अगला देखो, दूसरा क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के नाउन के पहले या बाद में। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या होता है, जब हम किसी को बुलाने के लिए उसके नाम का यूज करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जैसे कार्तिक वॉक केयरफुली, कार्तिक केयरफुली चलो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमने कार्तिक से कहा कि केयरफुली चलो, यानी कि कार्तिक को बुलाया, कार्तिक को एड्रेस किया, तब यहाँ पर कार्तिक के बाद क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। स्टैंड अप वरुण, वरुण से क्या कहा है, खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, स्टैंड अप वरुण, है ना। हमें थोड़ा सा पॉज लेना होता है कॉमा को बोलते इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, दिस हैविंग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद जो एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज होता है, यानी कि जब हम किसी को मतलब शब्दों के ढेर के साथ, अधिक शब्दों के साथ एड्रेस करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, दिस हैविंग डन, कॉमा, शी रिटर्न टू हर हस्बैंड, कॉमा, with a smile on her face. This having done, she returned to her husband with a smile on her face. यानी कि काम होने के बाद वह अपने पति के साथ वापस आ गई, कैसे, फेस पर स्माइल लिए हुए, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज है। ठीक है, अगला देखेंगे पार्टिसिपल फ्रेज के बाद में, जैसे ड्राइंग द स्वॉर्ड ही किल्ड द लायन, तलवार को बनाने के बाद ही किल द लाइन, उसने लाइन को मार दिया, यानी कि शेर को मार दिया। अगला जैसे केस इन अपोजिशन के नाउन से पहले और बाद में। केस इन अपोजिशन क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति के नाम के साथ में उसकी कोई विशेषता जोड़ते हैं, है ना, तब उसके पहले और बाद में हमेशा कॉमा का यूज होता है। जैसे सौरभ गांगुली, आवर कैप्टन इज अ गुड बैट्समैन। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट स्पीच में कॉमा का प्रयोग होता है, ये तो सबको ही पता है, सबने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है। जैसे रमेश सेड, कॉमा, आई केम फ्रॉम कोलकाता स्टडी। ठीक है, समझ में आया। अगला क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्व किए गए एडवर्ब क्लॉज के बाद में। व्हेन राम वेंट टू स्कूल, द टीचर वाज टीचिंग। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज के पूर्व किए गए एडवर्ब क्लॉज में। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग कैसे होता है, देखो जैसे यहाँ पे है, इफ यू वर्क हार्ड, ये हमने एक ही में लिख दिया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल स्टैंड फर्स्ट। यू विल स्टैंड फर्स्ट, तुम फर्स्ट आओगे, है ना। ये क्या है हमारी, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज से पहले ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, ये आपकी कंडीशन है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल स्टैंड फर्स्ट, तुम फर्स्ट आओगे। ठीक है, तब हमें कॉमा का यूज करना होता है। ऐसे एडजेक्टिव क्लास से पहले जो विशेषता प्रकट ना करता हो, कुछ एडजेक्टिव क्लास ऐसे होते हैं जो विशेषता नहीं प्रकट करते हैं, जैसे आई मेट राकेश हु गेव मी योर बुक।
मैं राकेश से मिला जिसने मुझे तुम्हारी बुक दी। आई मेट राकेश ये कोई विशेषता प्रकट नहीं कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव क्लास से पहले, ये एडजेक्टिव क्लास से पहले आया है, इसलिए हमें इसमें कॉमा लगाना होगा। ठीक है। किसी वर्ब के ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए, किसी वर्ब के ओमिशन को इंडिकेट करने के लिए, जैसे राधा रिसीव्ड अ बुक, राधा रिसीव्ड अ बुक, हेमा ए डॉल, राधा ने एक बुक रिसीव की, हेमा ने एक डॉल। अब देखिए यहाँ पर हमें लगाना पड़ता हेमा रिसीव्ड ए डॉल, लेकिन हमने रिसीव्ड लगाने की जगह हमने यहाँ पर रिसीव्ड नहीं लगाया है ना, यहाँ पर रिसीव्ड लगता इसके बीच में, लेकिन हमने क्या किया, रिसीव्ड लगाने की जगह कॉमा लगा दिया कि राधा ने रिसीव की एक बुक और हेमा ने क्या, एक डॉल। तो वर्ब को दोबारा ना दिखाना पड़े इसके लिए हम क्या कर देते हैं, कॉमा का यूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए इनमें तो केवल उतने ही रूल हैं जितने मैंने आपको पढ़ाए थे, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना। इन्वर्टेड कॉमास का यूज कहाँ होता है, इसका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। इंट्रोगेशन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्यों के अंत में होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन का मार्क कब होता है, इसका प्रयोग एक्सक्लेमेटरी वाक्यों तथा इंटरजेक्शन वाक्यों में होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, वाह ये गर्ल कितनी ब्यूटीफुल है, ये गर्ल कितनी सुंदर है ना। तो इसके लिए इसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा। अपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ होता है, अपोस्ट्रोफी का यूज यह चिन्ह दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध दिखाने के लिए लगाया जाता है। देखिए कैसे, मोहन्स फादर, मोहन के पिता, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध दिखाने के लिए किया गया है, जैसे बेबीज डॉल, बच्ची की गुड़िया, गुड़िया और बच्ची के बीच में संबंध दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है। कुछ शब्दों या हेल्पिंग वर्ब्स को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे डोंट, डू नॉट को संक्षिप्त में हम क्या लिखते हैं, डोंट लिखते हैं। कांट को कैन नॉट को कांट लिखते हैं, लेटस को लेट्स लिखते हैं, है ना। अब आप लोगों को पंक्चुएशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया है। तो देखिए जब आप लोगों को पंक्चुएशन इतने अच्छे से समझ में आ गया है, तब हम क्या करेंगे, अब आपके लिए अब आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। होमवर्क में ये हमने आपके लिए दो ऐसे वाक्य रखे हैं, ये छोटी सी एक स्टोरी है, ये एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, जिसको आपने क्या करना है, इसको आपने स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से पंक्चुएट करना है ना। ये बिना पंक्चुएट की हुई करेक्ट स्टोरी है, और ये इनकरेक्ट क्या है, बिना पंक्चुएट की हुई इनकरेक्ट स्टोरी है, और ये इनकरेक्ट क्या है, आपका सेंटेंस है। इसको आपको करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और आपका अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम अगले आपके जो आपका वीडियो होगा उसमें हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, ताकि यूपी बोर्ड की ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो उन तक पहुंचती रहे, है ना। और आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ना, आपको बेल आइकन दबा लेना है, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप तक पहुँचे, है ना। लेकिन आप लोगों को सबको क्या करना है, इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।